रस्तम शाह फाइमा के होश उड़ गए थे। वो जफ्ती भी मजबूत थी। रस्तम शाह के सामने खुद पर काबू रखना इसके लिए नामुमकिन था। रस्तम शाह इसकी कमजोरी बन गया था। ते तुम तो जेल में थे, या क्या कर रहे हो? वो खुद को समेटते हुए पीछे की तरफ हटने लगी थी। इसने अपनी उतरी हुई शर्ट से खुद को ढांपा था। मैं यहाँ इस रात अधूरा रह जाने वाला काम करने आया हूँ। रस्तम जेल मुस्कुराते हुए दीवार के साथ सहमी लगी फाइमा की तरफ बढ़ता चला गया था, जिसका चेहरा जर्द हो चुका था। दूर रहो मुझसे, वरना क्या आज कौन सी पुलिस तुम्हारी मदद को आएगी? वो इसको अपनी बानों में दबोच गया और फिर इसकी मजामत को कचलने लगा। इसका मतलब कि वो मारत भी तुम्हारे साथ विदा हवा है, इसलिए उसने मुझे एडम का कहकर तुम्हारे पास भेज दिया। इसकी सांसें तेज हो गई थी। फाइमा ने खुद को छुड़ाने के लिए भरपूर मजामत की, मगर सब नाकाम। वो उसे अपनी बानों में दबोच कर अपने बिस्तर पर पटक चुका था। यकीन करो, तुम जितनी मजामत करोगी मुझे इतना ही मजा आएगा। रस्तम ने उसको पूरी तरह बड़ी है जकड़कर बेबस कर दिया था। वो फाइमा की गर्दन पर टूट पड़ा था। फाइमा की दोनों गराएं जकड़ते हुए वो उसके चेहरे पर झका, जो वो एक तरफ को फिर चुकी थी। रस्तम ने अपने सामने आ चुकी कान की दो को होंठों में दबाकर दांतों ने लिया और आहिस्ती से काटता आवाज उसकी गर्दन तक गया, जो वो एक तरफ को मुड़े हुई थी। इसके सामने तनी हुई गर्दन की नरम हड्डी का पस्ता अगला शिकार थी, जिसके गर्द वो जबान का हल्का लंस देते हुए उसे अपने दांतों में दबा चुका था। वो इसकी गिरफ्त से निकलने के लिए तौकने लगी थी, मगर रस्तम शाह इसे हर तरह से महफूज कर चुका था। इसने लेला और अपने दरमियान में फंसी इसकी शर्ट को निकाल फेंका और फिर उसके बदहना बदन की नरमाहट को महसूस करने लगा। सिर्फ तुम्हारे बदन का जायका चखने के लिए ने बकवास से बेवफाई करा। जब उसे पता चलेगा तो वो मुझे मार देगा, मगर मुझे इसकी फिक्र नहीं। मैं सिर्फ तुम्हारे लिए बेताब। लीला उसके चौड़े मजबूत बदन के नीचे कैद होकर रह गई थी। वो खुद को हर तरह से बेबस देखकर रूहानसी हो गई। आंखों की नमी गालों से बने लगी। इसका चेहरा रस्तम के बिल्कुल सामने थे। इसकी नम आंखें रस्तम को रोकना चाहती थी। आज न तो कोई मार खाने वाला था और न ही इसके पास कोई डाक वसल थी जिससे वो कुछ उम्मीद लगा सकती। वो रंग की भीख मांगने के सिवा कुछ नहीं कर सकती थी, मगर वो कहाँ रंग खाने वाला था। रस्तम के हाथ इसके बलहना बदन का मासरा करने लगे थे। मुझे तुम्हें बुलाने में कोई मजा नहीं आता। मैं चाहता हूँ कि ये सब आंसू तुम तब बहाओ जब वे तुम्हारी टांगों को तकलीफ दो मत करो रस्तम। जब तक रस्तम शाह अपनी ख्वाहिश पूरी नहीं करेगा तब तक उसे सुकून नहीं मिलेगा। ये छोटी सी ख्वाहिश ही तो है कि मैं सिर्फ तुम्हें ठंडा करना चाहता हूँ। वो इसके सीने को अपने हाथों में भरते हुए दबाव बढ़ाता जा रहा था, जिस पर तकलीफ का एहसास लीला की जान निकालने लगा था। तुम जान चुके हो कि मैं ऐसी लड़की नहीं। रस्तम वो दर्द की शिद्दत महसूस करते हुए अपने रूहानी लहजे से मुखातब हुई थी, मगर मैं तो ऐसा ही हूँ। ना चमक छगो और ऐसा ही रहूंगा जब तक तुम्हारे बदन में लगी आग बुझा नहीं देता। वैसे भी हर लड़की की तरह तुम्हें भी खुद को एक दिन ठंडा करना ही है, तो फिर रस्तम ही क्यों नहीं? इसकी गर्दन पर ना पकड़ने के बाद वो इसकी नर्म गर्दन पर अपने सख्त होठों से आंधा करने लगा। इसने इतना जोर डाला क्या कि वो एकदम निठा हो गई। वो इसकी गर्दन को काटता हुआ एक दर्दनाक निशान छोड़ गया था, जिससे वो एकदम चीख उठी थी। ये निशान तुम्हें हमेशा याद दिलाता रहेगा कि तुम्हें आफत रस्तम के पास ही आना है। ये रस्तम शाह का वादा है कि वो तुम्हें एक दिन अपनी राखी जरूर बनाएगा, वही राखी जो तुम बनकर मुझे तरी करने आई थी। इसने लैला की गालों को दो उंगलियों में जोर से दबाया और फिर चेहरे पर बनावटी मुस्कुराहट के साथ हंसने लगा। निधि कितना कमीना, हर बार तुम्हारे जिस्म पर अपनी उंगलियां दंसा देता हूँ। आई हेट माई सेल्फ। वो हाथों की पकड़ मजीद मजबूत कर चुका था। दर्द की शिद्दत से वो कराने लगी थी, मगर मुझे अच्छा लगता है जब तुम ये सब बर्दाश्त करती हो। इस तरह कम से कम तुम्हें भी अंदाजा हो जाता है कि मैं कितनी बेदर्दी से वो सब करूंगा। कुछ देर बाद वो लीला पर अपनी पकड़ ढीली छोड़ते हुए उसके ऊपर से हट गया था। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे बदन का बोसा मुझे दुनिया के तमाम मशरूबात से आज़ाद कर देगा, फिर भी मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ क्योंकि मैं तुमसे कुछ भी जबरदस्ती नहीं करना चाहता। अब तुम बाहर जाकर यही कहोगी कि हमारे दरमियान कुछ भी नहीं हवा, और मैं भी वादा करता हूँ कि मैं किसी को कुछ नहीं पता। वो तंजिया सा मुस्कुराते हुए उसकी गालों को साफ कर गया। वैसे अब ये सब चलता रहेगा। इस मिशन में तुम अकेली नहीं हो, अब मैं भी इस मिशन का हिस्सा हूँ। और इस जूनी शोरी और जोर जबरदस्ती के अलावा ये सब प्लान का हिस्सा था। और तुम तो जानती हो, ये जूनी शोरी और दबोचने काटने का हिसाब मेरा पारा जो चलता रहेगा। वो चेहरे पर फादाना मुस्कुराहट लिए हुए उसे धकीर कर बाहर निकल गया। इसके चेहरे पर मौजूद फादाना मुस्कुराहट लीला को तलवार की तरह काटती चली गई थी। पहली रात से ही इस पर रस्तम का इंप्रेशन ऐसा पड़ा था कि उसे रस्तम से शदीद नफरत हो गई थी। क्या हुआ भाई, लड़की पसंद नहीं आई क्या? रस्तम को बाहर निकलता देखकर उसके वनडे उससे मुखातब हुए थे। यार पेस तो एकदम कमाल है। कमाल मतलब आउट क्लास, तो फिर इतनी जल्दी क्यों भाई? मुझे लगता है ये लौंडी बकवास के लिए एकदम फिट है।
मेरे को जरा नहीं जमी भाई, ये काल देवल है। ये कौन सा एकदम न्यू माल है जो इसको बास के लिए बचा कर रखना, ये तो जाते ही किसी और के। न्यू माल मिलता ही कहाँ है। ये दलाल लोग न्यू माल की वपदन सर्वी तो खुद एंजॉय करते हैं। रेस्तन ने इसे झट से टोक दिया था, अगर तुम में से कोई खुद को ठंडा करना चाहता तो कर ले भाई, जब आप नहीं करेंगे तो हम कैसे कर ले। चलो फिर से छोड़ आओ, ये अपनी लाइन की नहीं। लाइन का क्या करना भाई, अपना काम करते हैं ना। तुम लोग करना चाहो तो कर लो, नहीं भाई हम फिर छोड़ ही आते हैं। वो उसी वक्त लिदा को वापस छोड़ आए थे। रेस्तन नारद के प्लान के मुताबिक लिदा का तारफ इन लोगों से करवाने में कामयाब रहा था, ताकि वो जब भी एडम के लिए लड़की ढूंढने जाए तो उनके दिमाग में सबसे पहले ले रही आई सेंट्रल लंदन से कुछ फासले पर मौजूद आई सकस के हेड क्वार्टर के टॉप फ्लोर पर कुछ अजीब सी हलचल थे। पिछले कुछ अरसे में लंदन समेत यूरोप भर में हुए कत्ल व गुमशुदा अफराद की फाइल्स पूरे एक ऑफिस में जमा किया जा रहा था। ये काम 2 दिन से जारी था। इन सारी फाइल्स को कंपाइल करने के बाद जैसे ही रिपोर्ट पेश की गई तो ऑफिसर चौंक कर रह गया, इसका मतलब एडन का वजूद है। सीनियर ऑफिसर ने इसी वक्त लंदन से 3000 किलोमीटर दूर इस्तांबुल में मौजूद मालिक को फौरी लंदन पहुंचने का हुक्म सुनाया था, जो अभी ही फ्लाइट से लंदन पहुंच गया था। तुमने जो मिशन शुरू कर रखा है, इसकी रिपोर्ट ऑफिसर ने पहला सवाल ही ये क्या था। एडन के होने का सबूत देखते ही ऑफिसर का इंटरेस्ट इस मिशन में हो गया था। अंडर प्रोसेस है सर, हमें इंतजार करना है कि एडन के लोग कब लेना को पकड़ते हैं। उसके बाद जो करना है वो सब प्लान है। मार्क, तुम्हें लगता है कि रेडन तुम्हारी प्लान के मुताबिक चलेगा? वो सवालिया नजरों से उसे देखने लगा। पिछले 5 साल में यूरोप के मुख्तलिफ शहरों में डरबस फरोख्त करने वाले 700 लोग कत्ल हुए हैं, जिनके कातिल के मुताबिक कोई नहीं जानता, और तुम किस पास फिर लड़की को भेजने की तैयारी कर रहे हो। लड़की है सर, हम किस लड़की से चाहते क्या है? क्या इसको एडन के साथ सोना है या वो उसे गोली मारेगी? नॉट एट ऑल सर, लीला ने न तो एडन को पकड़ना है और न ही एडन को मारना है। लीला का काम सिर्फ इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर करना है। एडन से होने वाली हर मुलाकात के बाद हमारा कोई बंदा लीला को कस्टमर बनकर रसीव करेगा और फिर वो एक खुफिया जगह पर जाकर इन्फॉर्मेशन हमें रिकॉर्ड करवाएगी और हम श्योर करेंगे कि इसने जो भी वहाँ देखा या सुना उस को रिकॉर्ड करवाया। वही रजिस्टर शाह उन्हें बताया बड़े से आज़ाद क्यों कर दिया। रजिस्टर शाह अब हमारा अफवाह है। यून समझ ले कि अब एडन के गर्द हमारा एक एजेंट नहीं 2 एजेंट है। मार्क ने फोन निकालते हुए इसी वक्त रेस्टोरेंट का नंबर डायल किया था। रेस्टोरेंट, तुम इस्तांबुल से क्यों निकल गए हो? तुम जानते हो ना कि तुम यूरोप में जहाँ मर्जी चले जाओ तुम मेरी पिस्तौल के निशाने पर रहोगे। जानता साहब, मैं आप ही का काम कर रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ, अगर तुमने कोई चालाकी की तो तुम्हें मारने में जरा देर नहीं लगाऊंगा। अभी तुम साहब मुझे जितना भी डरा लो मुझे फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि अभी मुझे सिर्फ एडम से डर लग रहा है। तुम तो सिर्फ गोली मारोगे, अगर उसको शक हवा तो वो मुझे सीधा काट डालेगा। उसने मुझे इटली पहुंचने का मैसेज दिया है, इसलिए मैं इधर ही जा रहा हूँ। मगर तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी खबर है साहब, इस वक्त बॉर्डर क्रासन बहुत बढ़ गई है। जिन लोगों के पास लीगल डॉक्यूमेंट्स है वो लोग भी सीधे रास्ते की बजाय छप छपा कर यूरोप धस रहे हैं। मतलब इनके पास जरूर कुछ ऐसा है जो वो सब से छुपा रहे हैं, और ऐसा तब ही होता है जब एडन को बहुत ज्यादा डरबस चाहिए होती है, यानी तब वो बहुत बड़ी खेप यूरोप ला रहा है जिसकी पेमेंट वो टर्की में करेगा। तैयार हो जाओ साहब, वो टर्की आ रहा है। मालक, कब से इस मिशन की एक अपडेट मुझे चाहिए। ये सारी रिपोर्टर्स फॉर रेस्पन की इन्फॉर्मेशन बता रही है या तो एडन है या फिर हम बहुत नाहल हैं। ऑफिसर ने मालक को हुक्म दिया, जिस पर मालक के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आई। ये पहली बार था जब मालक अपने ऑफिसर्स को एडन के होने का एहसास जता पाया था। मालक ऑफिस से निकलने के बाद सीधा बर्मिंघम पहुंच गया था, जहां उसे मजीद कुछ खुफिया काम करने थे। शायद वो कभी उससे मिलने वाला था, जो होना था वो हो चुका है। माँ, तुम्हें अब इस सब को अपने दिमाग से बाहर निकाल फेंकना चाहिए। तभी एक गिलास में थोड़ी सी शराब अंडी कर वहां के हाथ में पकड़ा गया, जो अभी थोड़ी देर पहले फेगोस को जलील करके अपने घर से निकाल रही थी। वो ऐसा नहीं करना चाहती थी, मगर अब उसका सामना करना माह के बस में नहीं रहा था। माह मोहब्बत अपने मुजरिमों को इसी तरह फार करती है। फेगोस ने तुम्हारी बहन के साथ मिलकर तुम्हारे साथ बेवफाई की थी। आज देखो, जिस वक्त वो दोनों दलबदल ख्वाब हो रहे हैं, तुम सिर्फ इसी वक्त इस बड़े से मनीशन की मल कहो मेरा बस चले तो मैं इन दोनों को इससे भी ज्यादा बड़ी सजा दो। वो दोनों हमारी जिंदगी से निकल गए हैं, इसलिए उनको अपने दिमाग से भी निकाल दो। सुबह से मेरे साथ जाकर तुम ऑफिस ज्वाइन कर लेना। वो उसका हाथ थाम कर उसके करीब बैठ गया था। वो इसकी कमजोरियां अच्छे से जानता था। तुम्हारे वो सारे ख्वाब जो तुम पूरे करने जा रही थी, मैं वादा करता हूँ वो सब पूरे होंगे। वो उसके हाथ का बोसा देते हुए उसे कमरे में तनहा छोड़कर जा चुका था।
किसी गहरी सोच में मुबतला वो चुपचाप वही बैठी रही थी जो रिश्ता तलाक के बाद भी नहीं टूटा था। वो आज उसे कोल आई थी जिस फिरोज को पाने के लिए उसने कबीर से शादी की थी। इसी फिरोज को आज उसने निकाल मारा था। न सिर्फ अपने घर से बल्कि अपने दिल व दिमाग से भी लालच व प्यार, ये दोनों भी अपने अंदर बहुत ताकत रखते हैं। ये जिस शख्स के दिल में आ जाए उसे बेखौफ बना देते हैं और वो नफा नुकसान देखे बगैर अपने लालच या प्यार के पीछे बस भागता चला जाता है और फिर एक वक्त आता है कि वो सब लटा चुका खाली हाथ ले जा। फर्क सिर्फ इतना है कि प्यार में लड़ने के बाद अफसोस नहीं होता, मगर लालच के अंजाम पर एक अफसोस हमेशा के लिए इंसान के साथ जुड़ जाता है जो जिंदगी के हर मोड़ पर याद आता है। प्यार और लालच एक ही सके के दो रुख होते। अगर लालच का अंजाम भी इंसान को इत्मीनान दे पाता, अंधेरे कमरे में खामोश बैठी माँ नूर के चेहरे की बेचैनी बता रही थी कि वो प्यार में नहीं अपने लालच में है। फिरोज के साथ गुजरे जिंदगी के हसीन दिन याद करते हुए इसकी आंखें लम्हे भर के लिए नम हो गई थी, मगर अब ये सब बेसुध था, सब खत्म हो चुका था। फिरोज और वहां का माजी रात के 10 बज गए थे और मामूल के बलकर उलट वो पेंट कोट पहने आईने के सामने खड़ा टाई बांधने की कोशिश कर रहा था कि जब इसकी बेगम कमरे में आई पर हैरानगी से तैयार होता देख रही। अब सरकार उस वक्त कहाँ जा रही तैयारी है। वो चेहरे पर बनावटी वसा गए दूर से खड़ी आईने में देखते मुखातिब हुई थी। मां नूर का वसा बनता भी जायज था। अभी थोड़ी देर पहले जब वो खाने के बाद रात के लिए तैयार हो गई थी, तब तक तो फिरोज का किसी जगह जाने का दूर दूर तक कोई इरादा नहीं था। मई बेबी एक इमरजेंसी मीटिंग अटेंड करनी है। सिर्फ मीटिंग नहीं, एक बहुत बड़ा कंट्रीक्ट मेरा इंतजार कर रहा है। वो रुख फेर कर मानूर को देखते हुए बनावटी सा मुस्कुराने लगा। क्या बिजनेस मीटिंग अटेंड करना बीवी अटेंड करने से ज्यादा जरूरी है? इसके चेहरे पर गुस्सा देखकर वो फौरी इसके करीब आकर उसको अपनी बानों के हिसाब में ले चुका था। बीवी अटेंड करना किसी भी शोहर के लिए हर काम से ज्यादा जरूरी होता है, और जब बीवी वो भी हसीन ज़फ़ों और पूरे बदन की हामिल खूबसूरत मानूर तो और बदबख्त इस हसीना के होठों की लौट अस्तक खजाए सकने के बजाय किसी मीटिंग में जाएगा। फिरोज लम्हे भर के लिए खामोश होकर इसका चेहरा देखने लगा। मगर तुम तो जानती हो मनफिक्र तुम ही तो कहती हो कि बिजनेस इतना ही चलेगा जितना हम मेहनत करेंगे, और मेरा बिजनेस जितना तरक्की करेगा इतना ही पैसा मेरी बीवी उड़ाएगी। फिर कि इंसान ये बात सीधे तरीके से भी की जा सकती थी। माँ अपने बाजुओं पर फिरोज के हाथों की हरकत का जायजा दे रही थी जो एक मखसूस पैगाम देने की कोशिश में थे। क्या करूं जान मन, तुम्हारे हसन ने मेरे अंदर ठर कोट कोट कर भर दिया है। इस बार वो दोनों बेअख्तियार मुस्कुरा दिए थे। उनकी शादी को चंद माह ही हुए थे। इन चंद माह में ही इन दोनों का आपसी प्यार किसी बूढ़े कपल की तरह बहुत गहरा हो गया था। अगर हमारी शादी न हुई होती तो मैं कभी इस मीटिंग के लिए न जाता, मगर जिंदगी का एक मोटो तुमसे ही सीखा। जिंदगी में इतना पैसा कमाओ कि देखने वाले समझे कि यह हैरान कमाता है। वो बेअख्तियार मुस्कुरा रहा था। ये मोटो वहां का सिखाया हवा ही तो था जो जिंदगी में ढेर सारा पैसा कमाना चाहती थी। बिजनेस मीटिंग पर जाना गलत नहीं है, मुस्तल मगर थरक झाड़ कर बीवी को छोड़ जाना बहुत गलत है। माँ ने बनावटी सा चेहरा बनाया। जान मन यूं गया और यूं आया, तुम्हें पता है न कि मुझे अपने होंठों पर खुश हो चुकी वस्तु बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। माँ शरारती अंदाज में उसे पीछे की तरफ धकी हुई थी। ये तो वाकई ही एक मसला है। वो कुछ सोचने लगा। हाँ मसला तो है, मुश्किल क्यों ना तुम्हारे होठों से वस्तु हटा ही दी जाए, न होगा बांस और न बजेगी बांसुरी। वार्ड आज यह सदबंद का जुमला मुकम्मल होने तक फिरोज इसके होंठों को अपने होंठों में दबोच चुका था। तुम रोज रोज एक ही दर्शन करके एक ही तरह की सड़कों पर आवारा गिरदी करके थकती नहीं हो? वो जैकब के साथ मेरे हुए बासफोरस के किनारे बैठी थी। उन दोनों को वहां बैठे काफी देर हो गई थी। इंसान को हमेशा ख्वाहिशात और मजबूरियां थकाती है। जैकब मेरी न तो कोई ख्वाहिश बाकी है और न कोई मजबूरी, इसलिए मुझे थकन भी नहीं होती। वो गहरे से लहजे में बोल रही थी। तुम शायद मेरा मतलब समझी नहीं। तुम एक पढ़ी लिखी लड़की हो, इसके बावजूद एक कारगर की जिंदगी रोज बरोज रंग बिरंगे मर्दों से वाहियात बातें करनी और उनसे अपनी कीमत लगवाना कितना अजीब लगता होगा। हाँ अजीब है जैकब, मगर बहुत मजेदार भी। कम अज कम ये तो पता लग जाता है कि किसी की जिंदगी में आपकी क्या कीमत है। मुझे तुम्हें यूं मुख्तसर से लिबास में सड़कों पर एक कारगर बनकर घूमते देखकर अक्सर अफसोस होता है। अगर मैं इस मिशन का हिस्सा न होता तो मैं भी तुम्हें एक कारगर ही समझता। काश मैं सच में एक कारगर थी। क्या तुम वाकई में यह बनना चाह से इसकी तरफ मको जाओ? कारगर बनना मुफ्त में किसी के लिए इस्तेमाल होने से बेहतर है। फाइवा, इस मिशन के बाद क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगी? जैकब ने हिम्मत करते हुए दिल की बात कह दी थी। मुझे गलत मत समझना, मुझे तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं पता, मगर फिर भी मुझे तुम्हारे चेहरे से एहसास होता है कि तुम अंदर से बड़ी तरह टूट चुकी हो। मैंने जितने भी दिन इस मिशन में तुम्हारे साथ गुजारे, हर दिन इसी थकन को महसूस किया। वो बेअख्तियार मुस्कुराने लगा। हमदर्दी और आग दो अलग चीजें हैं जैकब, तुम्हें इन दोनों के फर्क को समझना चाहिए।
तुम्हें यह हमदर्दी लग रही है, अगर ये प्यार भी है तो तब भी मुझे फिलहाल इसकी जरूरत नहीं। एक बार आजमा कर देखो, मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे इश्क में गिरफ्तार हो चुका हूँ। इसकी बात मुकम्मल होने से पहले ही लिदा के फोन पर होती रन ने इनकी तवज्जो हासिल कर ली थी। हेलो हाय मेरी जान, रस्तम की आवाज़ फ़हीमा की समात तक आई थी। गर्दन का दर्द कुछ कम हवा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे फ़ोन करने की? हाय गर्दन, तुम्हारे चेहरे पर वसा देखने का चांस ना होगा। बकवास बंद करो अपनी और दोबारा मुझे कॉल मत करना मेरी जान। तुम समझती क्यों नहीं हो, इस कहानी के असल वाले हीरो हीरोइन हम दोनों ही हैं। ये मारक, ये पुलिस, ये वनडे, ये सब तो सिर्फ महवे हैं जिनका मकसद सिर्फ हम दोनों को मिलाना है। इसलिए ये कारवाल तो तुम्हें आती रहेगी और टाइम टाइम पर हीरो अपनी हीरोइन के बदन को चोच कर अपने नशा भी पोगेगा। इसलिए इसको फन नॉर्मल लिया करो, मैं मजीद तुम्हारी ये बकवास नहीं सुनूंगी। अपनी जबान को लगाम दो वरना छपक छुड़ो। मेरी जबान को लगाम तो तुम्हारा सीने से ही दी जा सकती है और मैं इसे लगाम देने के लिए बेताब हूँ। वो शैतानी अंदाज में मुस्कुराने लगा। सिर्फ एक बार अपने दिल से मेरी जबान को लगाम दो ना, सिर्फ एक बार। शट योर बड़ी मावत रस्तम, ये शटवट बाद में करना। अभी एक सबसे सरदरीस बहन का एक हार्ट सी पिक्चर तो भेजो, मैं आज आप तुम्हें फॉर अमेजन करने वाला। तुम यूं ही तरसते मरोगे। मर्जी है। चमक चलो रस्तम तो तुम्हारा फायदा ही सोच रहा था। दोबारा मुझे कॉल की तो आई विल शूट माई सिर्फ वो वसे से फोन बंद करते हुए एक तरफ निकल गई थी। जेकब उसके ताकब में इसके पीछे आया। कोई डाउन फाइवा, अगर ये तुम्हें ज्यादा तंग कर रहा है तो हम मारक को बता सकते हैं, वो जरूर कुछ करेगा। जेकब ने इसका रास्ता रोक लिया था। नहीं, मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए। वो रास्ता बदलते हुए अपने होटल की तरफ निकल गई थी। जहां पहुंचते ही इसने मारक को कॉल किया। इंस्पेक्टर आफर, तुम क्या चाहते हो? वही जो तुम कर रही हो। डोंट परे वन बी इंस्पेक्टर चेंज योर टोन। लड़की इंस्पेक्टर ने इसे फोन पर ही डांट दिया था। इसने मुझे फोन क्यों किया था? और वहाँ एडन की जगह रस्तम वो वसे से चला रही थी कि इंस्पेक्टर ने उसे टोक दिया। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि ये सब आसान नहीं है, मगर तुम बचे थे। अब ये टाइम इन बातों का नहीं है, वो तंग वो तेज लहजे में बोला था। फोन डाउन लेना, तुम ये कॉल बिल का रोल कर रही हो। ये कॉल बिल के लिए ये एक नॉर्मल चीज है। मार्क इसका जवाब सुनने के लिए लंधे भर के लिए रखा। अच्छा ठीक है, वो तुम्हें दोबारा कॉल नहीं करेगा और वैसे भी अब वो तरक्की में नहीं है, इसलिए अब तुम्हारे सामने भी नहीं रहेगा। असफो भूल जाओ और मेरी बात गौर से सुनो। आज रात तुम्हें वो लोग करने आएंगे और तुम्हें ये बात स्वीकार करनी है कि एडन के साथ ये तुम्हारी आखिरी मुलाकात न हो। किसी भी तरह तुम्हें एडन को अपने अंदर अनुरोध का कोशिश करूंगी। हंस पकड़ कोशिश नहीं, तुम्हें ये करना है। ये हमारे पास पहला और आखिरी मौका है। तुम्हें अपनी सब ट्रेन याद है ना? हाँ मुझे याद है। फिर से सुनो, तुम वहाँ कोई वेपन या कोई गैजेट्स, कोई रिकॉर्डिंग डिवाइस या कोई भी ऐसी चीज नहीं लेकर जाओगी। तुम्हारे पास सिर्फ लिदा का आईडी कार्ड, लिदा का मोबाइल, टिश्यू पेपर्स और कुछ केस होगा। इसके अलावा कुछ नहीं। मार्क ने उसे एक बार फिर यादगारी करवा दी थी। तुम इसके साथ कभी भी किसी काम में जल्दी मत करना। जितना हो सके इससे इसके ही मुताबिक पूछना, अपने बारे में कम से कम बताना और पुरसकून रहना है। वो एडन है, बहुत शातिर, बहुत चालाक, बहुत खतरनाक। इसे जरा भी शक हो तो गेम वो आर्टिस्ट इंस्पेक्टर फाइमा ने फोन बंद कर दिया था। इसे महसूस होने लगा था कि वो एडन से मिलने से पहले ही पागल हो जाएगी। एक तरफ रस्तम के अल्फाज और दूसरी तरफ एडम से मुलाकात। जैसे जैसे वो आईने के सामने खड़ी खुद को तैयार कर रही थी, वैसे वैसे एडम के मुताबिक तमाम ख्यालात और ट्रेन इसके दिमाग में गोल गोल घूमने लगी थी। इसके सामने खुद को एक पेशावर औरत जाहिर करना। कोल दिला कोल, तुम वापस आकर एक एक चीज रिकॉर्ड करवाओगी। अपनी आंखें हर वक्त खुली रखना। किसी भी काम में जल्दी मत करना। पुरसकून महसूस करो। तुम्हारे दिल की धड़कन जितनी भी तेज हो, तुम्हारी सांसों की रफ्तार बराबर रहनी चाहिए। तुम्हारे चेहरे पर सुख होना चाहिए। वो स्मार्ट मत बनना, बहुत ज्यादा झूठ मत बोलना। वो रेडन है, तुम इसे एक नॉर्मल कस्टमर समझोगी। वो रेडन है, चीजों को महसूस करना, चालाकी मत करना। तुम एक पेशावर औरत हो, वो बहुत शातिर है। डोंट बी वो स्मार्ट, इसे किसी ने नहीं देखा। इसे नॉर्मल लेना, वो चालाक है, मगर तुम मासूम बनना। वो रेडन है, वो तुम्हें चेक करेगा। तुम इसे अपने बारे में कुछ नहीं बताओगी। तुम्हें याद है न कि काल दिवस कैसे बात करती है। बात कम, दादी ज्यादा। इसे नॉर्मल लेना, वो बहुत खतरनाक हो सकता है। फिर रट लेना, इसे रस्म मत समझना। हर हरकत को महसूस करना और अपने दिमाग में स्टोर करना। वहां तुम्हें कोई बचाने नहीं रहेगा। वो रेडन है तो मेरी हीरोइन है। वो शातिर है, वो रेडन है। माफिया कन की मुस्फरी तुम्हें याद है ना? काल दिवस कैसे बात करती है, वो मुस्फरी है। तुम्हें हर हरकत याद रखनी है। वो किसी रूप में भी आ सकता है। वो रेडन है, दिल जितना भी बेचैन हो, चेहरे पर सुकून। इसे रस्तम मत समझना, वो मुस्फरी है। तुम मेरी हेरोइन हो। फाइवा का दबाव तमाम ट्रेन को याद करके एकदम घूम गया था। हेरोइन का खौफ अभी से इस पर कपड़दारी कर रहा था।
वो जानती थी कि अब की बार ये सब बहुत खतरनाक होने वाला है, मगर उसके पास अब वापसी का कोई रास्ता नहीं था।